17वीं सेंचुरी में ऐसाक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। इन्होंने इसके बारे में बहुत स्टडी की। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये एप्पल नीचे गिर रहा है, तो आगे इसके नीचे गिरने की रीज़न क्या है, ये और कहीं क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों गिर रहा है। तो इन्होंने से ये अंदाज़ा लगाया कि ये वही फोर्स है जो एप्पल को नीचे गिरा रही है, वही फोर्स होगी जो अर्थ के ऑर्बिट को मून में रखती है, और ये वही फोर्स होगी जो प्लैनेट्स को भी स्टार के ऑर्बिट में घुमाए रखती है। इन्होंने काफ़ी कैलकुलेशंस की इसके ऊपर, और इन्होंने ग्रेविटी के ऊपर एक फार्मूला भी बनाया जो कि काफ़ी एक्यूरेसी के साथ कोई भी प्रेडिक्शन कर सकता था कि ग्रेविटी का फोर्स क्या रहेगा। लेकिन इनको ये बात कभी भी नहीं पता चल सकी कि ग्रेविटी आखिर काम किस तरह करती है। इनको ये मालूम था ग्रेविटी कितनी होगी, ग्रेविटी की फोर्स कितनी होगी, और उनके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन कर सकते थे, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि ग्रेविटी क्रिएट कैसे होता है, मतलब कि क्या रीज़न है कि ग्रेविटी फोर्स क्रिएट होता है। इसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं था। फिर उसके तकरीबन 3 सेंचुरीज बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए। अभी आइंस्टाइन स्विस बैंक में पेशे से क्लर्क थे, लेकिन वो साइड बाय साइड फिजिक्स में रिसर्च भी कर रहे थे। उस वक्त वो रिसर्च कर रहे थे लाइट पर, और उस वक्त उन्होंने ये जाना था कि लाइट यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनर्जी है, मतलब कि लाइट सब में ज़्यादा तेज़ है। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये जाना था कि लाइट को कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती। और दोस्तों उनकी इस रिसर्च ने डायरेक्ट सामना करवा दिया न्यूटन की इस ग्रेविटी से, क्योंकि न्यूटन का ग्रेविटी जो था वो ये बताता था कि ग्रेविटी फोर्स जो है किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ही जल्द अपना असर दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन एक ही दिन में एक ही सेकंड में गायब हो गया तो अर्थ और बाकी जितने भी सैयारे हैं वो इंस्टेंटली अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस इमीडिएटली पड़ता है। तो दोस्तों ये न्यूटन की फिलोसफी थी। उनका ये मानना था कि ग्रेविटी इंस्टेंटली काम करता है। तो ये वो बात थी जो आइंस्टाइन को ज़्यादा जमी नहीं। बेसिकली उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और फिर इन्होंने अपना सारा टाइम रिसर्च में लगा दिया। इसके लिए इन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, और इसके 10 साल बाद इन्होंने अपनी थ्योरी रखी, और फिर इन्होंने पेश किया थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। बेसिकली इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया ग्रेविटेशनल वेव्स का जो स्पीड है वो बिल्कुल लाइट के जितना ही है, ना कि वो लाइट से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, हम पिछले वाले एग्जाम्पल को वापस से लेते हैं। अगर सन एक सेकंड में गायब हो गया तो इसको तकरीबन 8 मिनट लगेंगे अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने में। इंस्टेंटली नहीं होगा, क्योंकि सन निकल गया तो उसकी ग्रेविटी भी निकल गई। मतलब सन की जो ग्रेविटी का पुल होता है जो अर्थ को अपने ऑर्बिट में रखता है वो भी निकल जाएगा, मगर उसको 8 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि सन की लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 8 मिनट्स लग जाते हैं। तो उसी की स्पीड के साथ ग्रेविटी वेव्स भी आएंगी। तो दोस्तों ग्रेविटी को हटने के लिए इस तरीके से तकरीबन 8 मिनट्स लग जाएंगे। उसके बाद ही जाके हमारा जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट से बाहर जाएगा। तो ये आइंस्टाइन के हिसाब से उन्होंने प्रूव किया था ग्रेविटी और लाइट की स्पीड दोनों ही एक जैसी है। इसके अलावा इन्होंने स्पेस और टाइम को यूनिफाई किया। इसके बाद से ये वर्ड इस्तेमाल होना शुरू हो गया जिसे हम कहते हैं स्पेस और टाइम। इन्होंने ये बताया कि स्पेस के 3 डायमेंशंस और टाइम का 1 डायमेंशन मिलके बन जाता है 4 डायमेंशंस ऑफ स्पेस टाइम। तो ये उस टाइम की सबसे बड़ी खोजों में से था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को मालूम नहीं था कि स्पेस और टाइम दोनों ही सेम हो सकते हैं, मतलब कि दोनों एक ही फैब्रिक के हिस्से हैं। आइंस्टाइन का जो ग्रेविटी मॉडल था वो ये बताता था कि ग्रेविटी कोई अनयूजुअल कोई एक फोर्स नहीं है, बल्कि एक तरीके का कर्वीचर है, एक तरीके का ज्योमेट्रिकल कर्वीचर है जो क्रिएट होता है स्पेस टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के मैस से। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे स्पेस और टाइम के बारे में भी बता देता हूँ कि आखिर स्पेस और टाइम होता क्या है। दोस्तों स्पेस और टाइम एक तरीके का फैब्रिक है जो कि 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस और 1 डायमेंशन ऑफ टाइम से बनता है। स्पेस टाइम बेसिकली पूरा एक स्पेस है जो भी आप देख रहे हैं, असल में यही स्पेस और टाइम है, क्योंकि इसमें टाइम का जो 1 डायमेंशन है वो इंक्लूड हो गया है। तो आइंस्टाइन के हिसाब से ये स्पेस एक फैब्रिक की तरह है, यानी 3 डायमेंशन फैब्रिक की तरह। जैसे कि फैब्रिक में क्या होता है आपने देखा ही होगा, अगर किसी फैब्रिक के ऊपर आप कोई चीज़ डालो तो वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो उसी झुकाव की वजह से ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये कर्व्स हो जाता है, एक तरीके से ज्योमेट्रिकल कर्वेज हो जाता है। और इसी झुकाव की वजह से जो चीज़ फैब्रिक पे रखी हुई है और इसी वजह से जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मेस उस ऑब्जेक्ट से कम है वो सारे ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ग्रेविटी इस तरीके का कर्वेचर है। तो आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया था। तो हम ये एनालॉजी को यूज़ करेंगे प्लैनेट और स्टार्स में। तो सन यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस सबसे ज़्यादा है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि सन ने अपने मैस से स्पेस में जो टाइम है उसको नीचे की तरफ झुका के रखा हुआ है, जिसकी वजह से कर्व शेप क्रिएट हुआ है स्पेस और टाइम में। और इसी कर्व में जो कि बाकी के लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अर्थ और बाकी के ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो सारे के सारे इसी कर्व में इसके आसपास घूम रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा सोलर सिस्टम काम करता है। और दोस्तों हर जगह पे जहाँ पे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडी
जिसका भी मेस ज़्यादा होगा वो वॉर्प क्रिएट करेगा, यानी उस जगह पे झुकाव पैदा करेगा। और अगर उस वॉर्प के आसपास यानी उस झुकाव के आसपास कोई भी प्लेनेट है तो वो उसके आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देगा उसके झुकाव की वजह से। तो ये एक तरीके से ग्रेविटी का मॉडल था जिसको लेके बहुत सारे प्रेडिक्शंस की गई और फॉर्मूले बनाए गए। और ये जो आइंस्टाइन का मॉडल था वो हमेशा कंसिस्टेंट रहा। इसकी वजह से ये एक थ्योरी बन गई। अब लोगों ने इसके ऊपर जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए ये उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहा, इसकी वजह से इसको थ्योरी का टाइटल मिल गया। तो इसी एनालॉजी के साथ हम ये भी जान सकते हैं कि ब्लैक होल आखिर कैसे क्रिएट होते हैं। असल में दोस्तों ब्लैक होल क्या होता है कि एक टाइनी से स्पेस में बहुत सारे मेस को स्क्वीज कर दिया गया हो, मतलब दबा दिया गया हो। तो इतनी छोटी सी जगह में इतना मेस आ जाता है जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बेसिकली ये स्पेस और टाइम में एक हॉल की तरह हो जाता है। तो दोस्तों ये ब्लैक होल्स जब बनते हैं जब भी कोई एक स्टार मरता है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्टार नहीं होता है जो कि ब्लैक होल बन जाता है, वो स्टार कोई एक बहुत ही बड़ा स्टार होता है जो फटने के बाद एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, जैसे कि जिसको हम सुपरनोवा या हाइपरनोवा बोलते हैं। अब इतना बड़ा कोई स्टार मरता है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे तो ये ब्लैक होल का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन जान के कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको साइंस के बारे में बताने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको एक लाइक मार के कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपके लिए आगे और भी नई नई तरीके की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा जिससे आपके नॉलेज में इजाफा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना।